मेरा नाम रूपाली है। हमारी आज की यह कहानी सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएँगे, क्योंकि यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जिस पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए जाते थे। किसी पर जुल्म करते समय इंसान यह नहीं सोचता कि एक ना एक दिन उसके साथ भी यही सब कुछ होना है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करती थी। मेरी अभी शादी नहीं हुई थी। हालाँकि मेरी उम्र 28 साल थी। अभी मैं अपने घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। टीचिंग करना मेरा शौक था, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे घर से बाहर जॉब करने के लिए नहीं जाने दिया। इसीलिए मैंने अपने शौक को पूरा करने के लिए घर में ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए बुला लिया था। हम 2 बहनें थीं, हमारा कोई भाई नहीं था। मेरी बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी। वह अपने ससुराल में खुश रहा रही थी। अब मेरे घर में मेरी मम्मी, मेरे पापा और मैं, सिर्फ हम 3 लोग ही बचे थे। ज़िंदगी बहुत ही सिंपल सी थी, लेकिन अच्छी गुजर रही थी। फिर मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा हादसा शामिल हो जाता है, जिसको देखने के बाद शायद मेरे होश उड़ गए थे। उस लड़की का नाम नेहा था। वह बहुत ही प्यारी थी, मगर उससे कोई भी प्यार से बात नहीं करता था, क्योंकि मैं उसे जब भी देखती थी, वह बहुत ज़्यादा बुरी हालत में होती थी। उसकी इतनी बुरी हालत देखकर मुझे उस पर बहुत तरस आ जाता था और अफ़सोस भी होता था कि गरीबी इंसान से क्या नहीं करवा लेती है। गरीब इंसान अपना पेट भरने के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, क्योंकि कभी नेहा को चोट लगी होती थी, तो कभी ऐसा लगता था जैसे उस पर किसी ने हाथ उठाया है। उसके साथ यह सब कुछ कौन कर रहा था, यह मैं अच्छी तरह से जानती थी, इसीलिए मैं कुछ बोल नहीं सकती थी, क्योंकि मैं दूसरों के मामले में टांग नहीं अड़ाना चाहती थी। पर बात अगर किसी पर अत्याचार की आ जाए, तो मैं खामोश भी नहीं रहती थी, क्योंकि किसी पर अत्याचार होते हुए खामोशी से नहीं देखना चाहिए। उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और उस इंसान की मदद करनी चाहिए, जो इस तकलीफ से गुजर रहा है। यह कहानी हमारे घर के बिल्कुल सामने वाले घर की है। हमारे सामने वाले घर में एक फैमिली रहती थी। हमारी पतली सी ही तो गली थी, इसीलिए अपने सामने वाले घर बहुत ज़्यादा करीब थे। गली में ज़्यादा फासला नहीं था। ऐसा लगता था कि 2 कदम चलो तो सामने वाले घर में पहुँच जाओ। वह लोग हमारे बहुत अच्छे पड़ोसी और हमारे जानने वाले थे। सभी पढ़े-लिखे लोग थे और सारे मोहल्ले वाले उनकी तारीफ किया करते थे। उनके घर से एक लड़की हमारे यहाँ कभी-कभी कोई चीज़ लेने आती, तो मैं अपनी माँ से पूछती थी कि यह किसकी बेटी है? इसकी उम्र भी बहुत कम थी, लेकिन इस बेचारे के साथ बड़ा ही अत्याचार होता था। मैं अपनी माँ से कहती थी कि आखिर यह लोग इसके साथ इतना अत्याचार क्यों कर रहे हैं? पहले तो मुझे यही लगा था कि यहाँ सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन फिर मुझे एक ऐसी बात के बारे में पता चला जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न में फँस गई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। कभी-कभी इंसान ऐसे भी हादसों में फँस जाता है, जिनके बारे में उसे पता तो होता है, लेकिन वह नज़रअंदाज करने की कोशिश करता है। ऐसा ही हादसा कुछ मेरे सामने भी होने जा रहा था, क्योंकि मेरी जंग जिसके साथ थी, वह कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी ही बचपन की दोस्त रोमा थी, जो मेरी बहुत पक्की दोस्त थी। वह मेरे घर के सामने वाले घर में ही शादी करके आ गई थी। उसकी शादी हमारी गली में हुई थी। उसकी शादी पर मैं बहुत खुश थी कि मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे ही घर के सामने वाले घर में आ रही है। मुझे इस बात से बहुत फायदा था, क्योंकि हम दोनों फ्रेंड्स की फ्रेंडशिप इस तरह से कभी खत्म नहीं होती और हम लोग हमेशा एक दूसरे के कंटेंट में रहते थे। लेकिन उसकी शादी को अब 7 साल हो गए थे। भगवान ने उसे अभी तक औलाद नहीं दी थी। फिर बड़ी मन्नत और मुरादों से और बहुत ही तकलीफ देखने के बाद मेरी फ्रेंड रोमा के जुड़वा बच्चे हुए थे। वह अपने जुड़वा बच्चों की वजह से बहुत खुश थी, लेकिन शायद उसे खुशियाँ रास नहीं आई थी, क्योंकि उसके दोनों बच्चे ही बहुत कमजोर थे और इस दुनिया में पैदा होने के 2 से 3 घंटे बाद ही मर गए थे। उस बेचारी को खुशी मिली थी और फिर उससे छीन भी ली गई थी। कहा तो उसको एक बच्चा भी नहीं हो रहा था। अब उसको जुड़वा बच्चे हुए थे, तो उसे डबल खुशी थी
और उसकी सारी की सारी खुशी उससे छिन गई थी। यह सदमा वह बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने इस सदमे को अपने दिल और दिमाग दोनों से लगा लिया था। वह पागल हो गई थी और अपना ख्याल भी नहीं रखती थी। उसकी इस हाल पर मुझे बेहद अफ़सोस हुआ था। मैं भगवान से रो-रो कर प्रार्थना करती थी कि उसके यहाँ कोई बच्चा पैदा हो जाए, ताकि उसका ध्यान उसमें लग जाए और वह पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। पर वह डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। उसकी हालत बहुत बुरी थी। आज भी मैं उसी से मिलकर उसके घर से वापस आ रही थी। मैं घर में आई तो मेरी मम्मी ने मुझे एक बहुत ही अजीबो-गरीब खबर सुनाई थी। मेरी मम्मी ने मुझे बताया था कि तुम सामने क्यों गई थी। मैंने अपनी मम्मी की तरफ देखा और कहा कि आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? रोमा मेरी फ्रेंड है और आपको पता है कि मैं हर दूसरे-तीसरे दिन उससे मिलने के लिए जाती हूँ। मेरी मम्मी ने कहा, कल जब तुम कॉलेज गई थी, तो रोमा के सास-ससुर हमारे घर पर आए थे। मैं अपनी मम्मी की बात सुनकर चौंक गई थी और फौरन उनकी तरफ देखने लगी थी कि आगे वह क्या कहने वाली है। मेरी मम्मी ने कहा, वह लोग रोमा के पति कौशल के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगने के लिए आए थे। यह बात सुनकर हैरान रह गई थी। मैंने कहा, क्या कह रही हो? क्योंकि मुझे एकदम ही इस बात पर यकीन नहीं आया था। मेरी आँखों में फ़ौरन ही आँसू आ गए थे। अभी तो मेरी आँखों में वही आँसू नहीं सूख चुके थे, जो मेरी दोस्त रोमा की हालत देखकर मिले थे। और यह मेरी माँ ने भी मुझे एक अजीब-सी खबर सुना दी थी कि रोमा के ससुराल वाले उसके पति के लिए मेरा रिश्ता माँगने के लिए आए हैं। रोमा का पति एक बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम था और जॉब भी बहुत अच्छी पोज़ीशन पर थी। बड़े-बड़े लोगों में उसका उठना-बैठना था और वह हर हिसाब से बहुत ही अच्छा था। उसके अंदर किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, जिसकी वजह से उससे कोई भी लड़की आसानी से शादी करने के लिए तैयार हो जाती थी। भले ही वह 40 का था। वैसे तो रोमा भी बहुत खूबसूरत थी और पढ़ी-लिखी थी, लेकिन हालात और परेशानियों ने उसे पागल बना दिया था। मगर मैं रोमा की फ्रेंड होने के नाते यह बात अच्छी तरह से जानती थी कि कौशल रोमा से कितनी ज़्यादा मोहब्बत करता था, क्योंकि उन दोनों की लव मैरिज हुई थी और वह दोनों एक-दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने अपनी मोहब्बत के बारे में अपनी फैमिली को बताया, तो दोनों के ही परिवार वालों ने मिलकर उनकी लव मैरिज को अरेंज मैरिज करवा दिया था। मैंने अपनी मम्मी से कहा, "आपने यह बात मुझे कल क्यों नहीं बताई?" मम्मी ने मुझे बताया कि मुझे तुम्हें बताने का मौका ही नहीं मिला था। तुम्हारे पीछे वो लोग यहाँ आए थे। उन्होंने कहा है कि हमें रोमा का ख्याल रखना होता है। अब रोमा की कंडीशन ही ऐसी हो गई है कि हम अपने बेटे की दूसरी शादी करवाने पर मजबूर हो गए हैं। इस वजह से उनका बेटा भी बहुत परेशान है। वह लोग कहीं और भी तो अपने बेटे के रिश्ते की बात करेंगे। इसीलिए उन्हें तुम्हारा ख्याल आया। उन्होंने सोचा कि तुम रोमा की फ्रेंड हो। इस तरह से रोमा को भी कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और तुम उसका और उसके पति का अच्छी तरह से ख्याल भी रख सकोगी। इस वजह से रोमा को भी लगेगा कि अगर उसकी अपनी फ्रेंड ही उसकी सौतन बनकर घर में आएगी, तो उसका ख्याल भी रखेगी और उनके बेटे की ज़िंदगी भी फिर से रौनक हो में आ जाएगी। अब रोमा तो कभी माँ नहीं बन सकती। उन लोगों को लगता है कि अगर घर में कोई बच्चा पैदा हो गया, तो शायद रोमा को लगेगा कि यह उसका अपना ही बच्चा है और उसकी हालत भी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि कौशल किसी भी हाल में रोमा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वह बच्चों की खातिर दूसरी शादी तो कर सकता है, लेकिन रोमा को कभी नहीं छोड़ सकता। यही वजह है कि वह दूसरी शादी करने के लिए मान गया है। मैं अपनी माँ की कही हुई सारी बातें सुनकर हैरान रह गई थी कि वह कौशल भी दूसरी शादी करने के लिए मान गया था। भले बच्चे की वजह से ही सही, मगर वह रोमा से बहुत प्यार करता था। इसीलिए उसे अपने दिमाग में यह बात लानी ही नहीं चाहिए थी। और तो और, वह मुझसे शादी करने के लिए तैयार हुआ था, जबकि मैं तो उसके लिए उसकी बहनों जैसी थी। मैंने रोमा की शादी पर उसकी जूता चुराई की रस्म की थी, क्योंकि रोमा अपने माता-पिता की इकलौती बेटी थी। उसकी कोई बहन नहीं थी, इसीलिए मैं ही कौशल की साली बन गई थी और मैं उसको जीजू भी कहती थी, क्योंकि यही शब्द मैंने शुरू से ही उसे कहा था और यह मेरी ज़बान पर भी चल गया था।
मैंने अपनी मम्मी से कहा, तो फिर आपने उन लोगों को क्या जवाब दिया? मेरी मम्मी ने कहा कि उन्होंने मुझे सोचने का वक्त मांगा था और कहा था कि अभी हमें आपका जवाब नहीं चाहिए। आप हमें आराम से सोच समझकर और रूपाली से पूछकर जवाब दे देना। मैंने अपनी मम्मी से कहा, आप फौरन ही उन लोगों को इनकार कर दो। फिर मेरी मम्मी ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर तो मैं हैरान रह गई थी। मेरी मम्मी ने कहा कि यह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मौका है। कौशल बहुत अच्छा लड़का है और कौशल जैसा अच्छा रिश्ता तो फिर शायद कभी नहीं मिल सकता। तुमने देखा नहीं कि वह कितना हैंडसम है और उसकी जॉब भी कितनी अच्छी है। मैं तो हमेशा से ही यही चाहती थी कि तुम्हारी शादी यहीं पर हो जाए। मगर तुम्हारी ये फ्रेंड रोमा बहुत ज्यादा चालाक निकली थी। अपनी खूबसूरती के जाल में इसने अच्छे भले कौशल को फंसा लिया था और फिर उससे शादी ही करके दिखाई। इसी चीज की तो भगवान ने उसे सजा दी है। अब देखो फिर से पलटकर ये रिश्ता तुम्हारी गोद में आ गया है। मैं तो इस रिश्ते की तरफ से बेफिक्र हूँ। मुझे तो तुम्हारे लिए इस रिश्ते में कोई कमी नहीं लगती, क्योंकि इस रिश्ते में इनकार करने की कोई वजह ही नहीं है। इस तरह मेरी एक बेटी तो मेरे सामने रहेगी, बाकी एक तो दूसरे शहर में शादी करके गई है। मर्द पर इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि वह पहली शादी कर रहा है या दूसरी। मैंने कहा, अच्छा, तो आप मेरी शादी एक ऐसे शख्स से करवाना चाहती हो जो पहले से ही शादीशुदा है और उसकी जो पत्नी है वह पागल है। एक शादीशुदा लड़के से आप शादी करवाने के लिए तैयार हो। मेरी मम्मी ने कहा कि तेरी भी तो पहले एंगेजमेंट हो चुकी थी और फिर टूट भी गई थी। सारे ही लोगों को इस बारे में पता है कि तेरी एंगेजमेंट टूट चुकी है। मैंने कहा, मेरी मंगनी ही तो टूटी थी। मैं विदा होकर अपने ससुराल तो नहीं चली गई थी ना। मेरी मम्मी मुझे समझाने लगी, पागल लड़की, इन लोगों के पास बहुत पैसे हैं, इसीलिए तुम वहां पर बहुत खुश रहोगी। मैंने कहा, पैसे है तो मैं क्या करूं? हमारे पास क्या पैसों की कोई कमी है? और वैसे भी मैं अपनी फ्रेंड के साथ धोखा नहीं करना चाहती हूँ। मैंने सोच लिया था कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि वह बेचारी अपने होश में नहीं है और मैं उसकी सौतन बन जाऊं। मैंने तो अपनी मम्मी से साफ इनकार कर दिया था। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत बातें सुनाई थी, तो मैं सीधा रोमा के ससुराल ही चली गई। मैं जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुई, तो कौशल सामने ही बैठा हुआ था। मैंने कौशल से कहा, कौशल, आखिर यह सब कुछ क्या हो रहा है? तो उसने कहा, मैं खुद मजबूर हूँ। मैं तो अपनी पत्नी का भला ही चाहता हूँ, लेकिन मेरी माँ मेरी शादी करने की जिद पर अड़ गई है, क्योंकि उनको जल्द से जल्द अपने पोते की शक्ल देखनी है। तुम्हारी बात एक अलग है, लेकिन अगर कोई और औरत आ गई, तो वह रोमा के साथ बहुत बुरा करेगी, जो कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसीलिए मैं चाहता था कि अगर तुम ही आ जाओ तो बेहतर होगा। मैंने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह की बातें करोगी। मैंने आपके बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा था। उसने कहा कि मैंने भी कभी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा और मेरी इस शादी का मकसद सिर्फ इतना ही है कि मेरी माँ बस खामोश हो जाएगी और रोमा का ख्याल रखने वाली भी कोई आ जाएगी। तुमसे बेहतर और कौन उसका ख्याल रख सकता है? और मैंने कब कहा है कि मैं तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक रखना चाहता हूँ? यह बात सुनकर तो मैं और ज्यादा हैरान रह गई थी। मैंने कहा, जब तुम्हें मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रखना है, तो फिर तुम मेरी जिंदगी को बर्बाद करना क्यों चाहते हो? हाँ, यह सही है कि रोमा मेरी फ्रेंड है, लेकिन मैं उसके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दे सकती। और अगर वह अपने होशो आवास में होती, तो वह भी कभी ऐसा नहीं होने देती। इसीलिए मेरी तरफ से तो इनकार है। मैं आंटी से इस बारे में कहूंगी तो उनको गुस्सा आ जाएगा। इसीलिए आप अपनी माँ को खुद ही समझा देना कि वह पोते-पोते की जिद में 3-3 जिंदगियों को दांव पर न लगाएं। भगवान रोमा को ठीक कर दे। वह आपकी पत्नी है। अगर वह बच्चा पैदा नहीं कर सकती, तो यह आपकी टेंशन है। मेरे मुंह में जो आया था मैंने बोल दिया था। रोमा की हालत दिन ब दिन खराब रहने लगी थी। उसके काफ़ी पर्सनल काम भी किसी और को करने पड़ते थे, जो उसके घर में कोई भी नहीं करता था। भला नंद और सास थोड़ी ना आपको इस तरह से सँभाल सकती हैं। रोमा को तो अपने आप को साफ करने का भी होश नहीं रहता था।
इसीलिए वह लोग मेरी शादी उसके पति के साथ करवाना चाहते थे। मैं अपनी फ्रेंड के लिए यहाँ सब कुछ कर सकती थी। अभी मैं रोज उससे मिलने के लिए उसके घर जाया करती थी। वह बेचारी अजीब-सी हालत में अपने कमरे में पड़ी हुई होती थी। मैं उसके कपड़े चेंज करती, उसकी साफ-सफाई करती, उसके बाल बनाती थी और उसको अपने हाथ से खाना खिलाती थी। लेकिन मैं रात के टाइम पर तो वहाँ नहीं रुक सकती थी। जब मैंने शादी के लिए इनकार कर दिया, तो रोमा की ससुराल वालों ने उसका ख्याल रखने के लिए एक लड़की को रख लिया, जिसकी उम्र 13 साल थी। वो रोमा के सारे काम किया करती थी। उसको सब सोनम कहा करते थे। वह बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, मगर कद में लंबी थी। ऐसा लगता था जैसे जवान है। मैंने अपनी मम्मी से उसके बारे में पूछा था कि यह कौन है? आखिर यह किसकी बेटी है? और उनके घर में कैसे आई है? मेरी मम्मी ने मुझे बताया था कि इसे रोमा का ख्याल रखने के लिए रखा गया है, लेकिन यह कौन है और कहाँ से आई है, इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता। एक दिन वह हमारे घर पर किसी काम से आई थी, तो मैंने उससे सवाल कर लिया कि तुम कौन हो? क्या तुम इन लोगों की कोई रिश्तेदार हो? तो वह कहने लगी कि नहीं, मैं इन लोगों की कुछ नहीं लगती। मुझे नौकरी पर रखा गया है। मैंने उससे कहा, तुम रोमा का अच्छी तरह से ख्याल रखना। मैं भी तुमसे इम्प्रेस होकर कुछ पैसे दे दिया करूंगी। उसने कहा, नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। वह कुछ डरी हुई और सहमी हुई सी रहती थी। रोमा की ससुराल वाले इतने बुरे भी नहीं थे। बस सिर्फ मतलबी लोग थे, जो अपने मतलब के लिए किसी को भी सर पर बैठाने के लिए तैयार हो जाते थे। जब से मैंने रिश्ते से इनकार कर दिया था, मैं जब भी रोमा की ससुराल जाती थी, तो उसकी नंद और सास की नजरें मेरी तरफ से बदली हुई होती थी। रोमा की सास तो मुझे डायरेक्ट बोल दिया करती थी कि मुंह उठाकर हमारे घर मत आया करो। मैंने उनकी इस बात पर कहा, आंटी, मैं तो हमेशा से ही यहाँ पर आया करती थी। तो उन्होंने कहा, जिसके लिए तुम आती हो उसे तो तुम्हारे बारे में पता भी नहीं चलता, तो फिर क्यों आती हो तुम यहाँ पर? मैंने अपने घर आकर जब मम्मी को यह बात बताई, तो उन्होंने कहा कि उन लोगों ने तुम्हारी इतनी बेइज्जती कर दी है, तुम अब वहाँ पर मत जाना। मैंने उनसे कहा, मैं तो अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जाती हूँ। तो मेरी मम्मी ने कहा कि उसका ख्याल रखने के लिए बहुत लोग हैं। मुझे रोमा को देखकर बहुत अफसोस होता था। वह तो कौशल को उससे मोहब्बत थी, वरना तो उसके ससुराल वाले अभी तक रोमा को घर से निकाल चुके होते। यह लोग मुझसे अपने शादीशुदा बेटे की शादी करवाना चाहते थे, मगर जब मैंने इनकार कर दिया, तो इन लोगों ने अपने बेटे के लिए कोई और लड़की तलाश नहीं की, या फिर इन लोगों को कोई लड़की मिल ही नहीं रही होगी। ऐसे घर में आखिर कौन शादी करेगा, जहाँ पर लड़के की पहले से ही पत्नी हो और दिमागी मरीज हो, और तो और वह लड़का ये कहे कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ और इसे छोड़ भी नहीं सकता। मैंने अब धीरे धीरे रोमा किस हाल में है जानना कम कर दिया था, क्योंकि मुझसे उसकी सास की बातें सहन नहीं होती थी। मगर एक दिन सोनम हमारे घर में थोड़ी-सी लाल मिर्ची माँगने आई थी, तो मैं हैरान रह गई थी। मैंने देखा कि उसकी गर्दन के पास कुछ अजीब-अजीब तरह के निशान थे। मैंने उससे कहा, सोनम, तुम्हारे साथ यह सब कुछ क्या हुआ है? तो वह फौरन अपनी गर्दन के निशान को दुपट्टे से छुपाने लगी और कहने लगी, नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। शायद मुझे मच्छर ने काट लिया होगा। मैंने कहा कि मच्छर तो इतनी जोर से नहीं काटता। मच्छर क्या 4 फुट का था जो तुम्हें इतनी जोर से काट कर चला गया? तो वह कहने लगी, पता नहीं, शायद कोई एलर्जी होगी। जल्दी-जल्दी हमारे घर से लाल मिर्ची लेकर वह चली गई थी। वह ज़्यादा बात नहीं करती थी। मुझे उस बेचारी पर तरस आता था। बेचारी की पढ़ने-लिखने की उम्र थी और उसके माता-पिता ने उसे यहाँ काम पर भेज दिया था। एक दिन मैंने रोमा की सास से पूछ लिया कि यह सोनम के शरीर पर हमेशा इतनी सारी चोटें क्यों लगी हुई होती हैं? तो वह कहने लगी कि तुम्हारी फ्रेंड ही उसे मारती है। मैंने कहा कि क्या उसकी हालत ऐसी हो गई है कि अब उसने लोगों को मारना भी शुरू कर दिया है? तो उन्होंने कहा, जी हाँ, पागल का क्या भरोसा, पागल तो ऐसे ही होते हैं। अब तो रोमा की वजह से
मेरी बेटियों ने भी घर आना छोड़ दिया है। मेरी बेटियों के बच्चे हैं। वह कहती है कि कहीं रोमा हमारे बच्चों को ही कोई चीज उठाकर ना मार दे। पिछले दिनों उसने कौशल को भी मारा था। मैं तो उनकी बातें सुनकर हैरान रह गई थी। एक दिन कौशल सुबह-सुबह ऑफिस जा रहा था। मैंने उसे रोका। मैंने कहा कि मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। तो वह कहने लगा कि अभी मुझे लेट हो रहा है। मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकता। फ्री होकर बात करता हूँ। मैंने कहा सिर्फ 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन लो। तो वह कहने लगा, अच्छा बताओ क्या बात है? मैंने कहा कि रोमा की हालत दिन-ब-दिन खराब हो रही है। आप उसे किसी दिमाग के डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाते? ऐसा तो नहीं चलेगा। उसका इलाज तो करवाना ही होगा। तो वह कहने लगा कि अगर तुम्हें इतनी फ़िक्र थी, तो तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए थी। तब तुम एडवाइस देती तो बेहतर होता। फिर मैं इस बात पर ध्यान भी कर लेता। हम उसका इलाज करवा रहे हैं। तुमने बात नहीं मानी, इसीलिए तुम्हें उसकी फ़िक्र जताने की ज़रूरत भी नहीं है। मैंने कहा, यह क्या बात हुई? वह मेरी फ्रेंड है, मेरे लिए बहनों जैसी है। इस बात पर वह हँसने लगा और कहने लगा, मेरी ज़िंदगी में एक प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी काफ़ी सारी प्रॉब्लम है। मुझे जो करना है वह मैं कर लूँगा। तुम्हें एडवाइस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपनी एडवाइस अपने पास रखो। मैं खड़े होकर सोचने लगी कि ये इंसान तो मुझसे हमेशा अच्छी तरीके से बात करता था। अब ना जाने कि उसके बोलने के अंदाज में क्या हो गया था। एक दिन मैं रोमा के पास बैठी थी। लगभग 15 दिन पहले की बात है। मैं भी क्या करती? उसका ख़्याल मेरे दिल से निकलता ही नहीं था। मैंने कहा कि रोमा, तुम सोनम को क्यों मारती हो? तो वह कहने लगी, मैं सोनम को क्यों मारूं? वह तो कितनी मासूम है। मेरे लिए मेरी छोटी बहन जैसी है। मैं उसको नहीं मारती। मुझे पता था कि रोमा ही उसे मारती थी, लेकिन अभी तो वह ऐसे ही मुझसे कह रही थी। मैंने कहा कि अब उसको मत मारना। वह कहने लगी, मैं नहीं मारती हूँ यार उसको, मैं खुद किस्मत की मारी हुई हूँ। भला मैं किसी की औलाद को क्यों मारूंगी? मेरी अपनी औलाद इस दुनिया से चली गई, मैं बांझ हो गई हूँ। अचानक से रोमा इस तरह की बातें करने लगी थी, जैसे वह बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा कि तुम तो ठीक हो? तो वह कहने लगी, जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मुझे क्या हुआ था? रोमा बहुत दिनों बाद ऐसी बातें कर रही थी। मैं उसे देखकर ऐसे खुश हो गई जैसे बहुत दिनों बाद कोई बेहोशी से वापस आ जाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसकी सास कमरे में आ गई और कहने लगी कि रोमा को दवाई का टाइम हो गया है, उसको दवाई खिला दो। मैंने सोचा शायद वह दवाई की वजह से ठीक हो रही है, तो मैंने उसे दवाई खिला दी थी। पर जैसे ही उसने दवाई खाई, थोड़ी देर के बाद वह फिर से अजीबोगरीब हरकतें करने लगी थी। कभी हंसने लगती तो कभी रोने लगती थी। मैं हैरान हो गई थी कि दवाई खाने से पहले तो वह बिल्कुल ठीक-ठाक बैठी हुई थी। अब उसे क्या हो गया है? सर्दियाँ चली गई थी, गर्मियों का मौसम आ गया था। लेकिन सोनम को मैं जब देखती हूँ, उसने अपने आप को एक गर्म शॉल से लपेटा होता था। मैंने कहा कि तुम्हें गर्मी नहीं लगती है? अब तो गर्मी का मौसम आ गया है, तुम गर्म शॉल ओढ़ रही हो। तो वह शॉल को ठीक करने लगी और कहने लगी कि मुझे शॉल ओढ़कर घर में रहना अच्छा लगता है। मैंने कहा कि जब तुम शुरू-शुरू में आई थी, तब तो तुम ऐसा नहीं करती थी और फिर तुम किसी के घर में काम करती हो और उनके घर में रहती हो, तो उनसे इतना शर्माया नहीं जाता। इसीलिए तुम्हें खुद को इतना ज़्यादा ढक कर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वह कहने लगी, नहीं, नहीं, आप मुझसे दूर रहा करो, मेरी शॉल की तरफ हाथ मत लगाओ, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। मैं कौन-सा उसके शॉल को खींच रही थी। यह लड़की तो मुझे बड़ी ही अजीबो-गरीब सी लग रही थी। एक दिन मैं रात को अपने कमरे में सो रही थी, तो मुझे रोमा के नंबर से व्हाट्सएप पर एक वॉइस मैसेज मिला था। उस वॉइस मैसेज को सुनकर मैं हैरान रह गई थी। हम लोग कभी-कभी चैट पर बातें किया करते थे, लेकिन अब बहुत टाइम बाद उसने मुझे मैसेज किया था। क्योंकि अपनी बीमारी की हालत में वह फ़ोन चलाने के काबिल नहीं थी। जब मैंने वह वॉइस मैसेज सुना, तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। वह कहने लगी कि मेरी मदद करो,
मैं बहुत मुश्किल में हूँ। ससुराल वाले मेरे साथ कुछ कर रहे हैं। इस घर में बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। मैं पागल नहीं हूँ। मुझे जानबूझकर पागल बना रहे हैं और कौशल मुझसे कोई बात छुपा रहा है। वह मुझसे नजरें मिलाकर बात भी नहीं करता। पता करो कि आखिर क्या बात है। वह मुझसे झूठ क्यों बोल रहा है। वह कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी सास भी कुछ कर रही है। वह रात को कहीं गायब हो जाता है। मेरी सास जैसे ही मुझे दवाई देती है, मेरी हालत बुरी हो जाती है। जब दवाई का असर उतरता है तो मैं ठीक हो जाती हूँ। मैं जानती हूँ मैं कभी मां नहीं बन सकती, लेकिन मैं कौशल की पत्नी बनकर जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। पर वह मेरे कमरे में बिल्कुल नहीं आता। मुझसे दूर हो गया है। इन लोगों ने जरूर कुछ किया है उसके साथ। रोमा चुपके चुपके बोल रही थी। और फिर जिस तरह से वॉइस मैसेज बंद हुआ, ऐसा लगा कि जैसे कोई पीछे से आ गया था। मैं तो हैरान रह गई थी और मैंने सोच लिया था सुबह यह बात मैं कौशल के सामने जरूर जाकर करूंगी। लेकिन सुबह ही वह वॉइस मैसेज डिलीट फॉर एवरीवन हो चुका था। रोमा ने तो नहीं किया था। लगता है किसी ने उसे देख लिया था। मुझे बहुत सोच समझकर चलने की जरूरत थी। मैं दबे कदमों से रोमा के ससुराल में दाखिल हुई थी और रोमा के कमरे में जाना चाहती थी ताकि उससे बात कर सकूं। उसके ससुराल वाले देर से सोकर उठते थे, लेकिन सामने का नजारा देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। जब सोनम अपने ख्यालों में चलती चली जा रही थी और मैंने उसे देख लिया था, मुझे ऐसा लगा कि मैं चक्कर खाकर गिर जाऊंगी, क्योंकि सोनम को देखकर साफ पता चल रहा था कि यह कम उम्र की और कुंवारी लड़की मां बनने वाली है और शायद बहुत जल्द ही उसकी डिलीवरी भी होने वाली है। वहीं से मैं उल्टे पैर भागकर आ गई थी। मुझे किसी ने नहीं देखा था। मैं अपने घर जाकर सोचने लगी, यार सब कुछ क्या हो गया। मैंने फैसला कर लिया था कि यह बात मुझे सबसे पहले रोमा को बतानी चाहिए कि उसके घर में आखिर क्या चल रहा है। लेकिन यह सब कुछ किसने किया था। सोनम को तो यह लोग अपने घर में काम के लिए लेकर आए थे। कहीं ऐसा तो नहीं था कि यह लड़की किसी और के साथ रिलेशन में थी। और इन लोगों को भी यह बात पता नहीं थी, क्योंकि रोमा के ससुराल वाले मुझे गलत नहीं लगते थे। यह लोग बहुत समझदार और इज्जतदार लोग थे। इस तरह की हरकतें नहीं कर सकते थे। मेरे पास जो सबूत था वह भी खत्म हो चुका था। मैं अब रोमा से मिलने की कोशिश में थी, लेकिन उसके ससुराल वालों ने मुझे मिलने नहीं दिया और कह दिया कि वह सो रही है। मैं जब भी जाती तो वह लोग मुझे यही जवाब दे देते। शायद इन लोगों को शक हो गया था कि रोमा ने मुझे ही मैसेज किया था, क्योंकि मैसेज डिलीट हो गया था। इसलिए यह लोग मुझे उससे मिलने नहीं दे रहे थे। मैं यह बात सबसे पहले रोमा को बताना चाहती थी, लेकिन शायद इसको बताने का कोई फायदा नहीं था। रोमा के बाद यह बात मुझे कौशल को बतानी चाहिए थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि वह पहले से ही यह सब कुछ जानता था। अब वह नजरें नहीं मिलाया करता था। पर अगर वह सब कुछ जानता था, तो फिर भी मैं उसे ये सब कुछ बताकर ये साबित करना चाहती थी कि मुझे इस बारे में पता है। मैंने मौका देखकर कौशल को यह बात बताई। मैंने उससे कहा, आपके घर में काम वाली लड़की माँ बनने वाली है या नहीं? तो वह कहने लगा, हमें उससे क्या, वह माँ बनने वाली है या नहीं, यह तो वह जाने और उसकी फैमिली जाने। और तुम क्यों हमारे घर के मैटर में इतना घुस रही हो? अगर घर में आने का इतना ही शौक था तो शादी कर लेती। मैंने कहा, कौशल तुम मुझे एक बात बताओ। तुम खुद कहते हो कि तुम रोमा से मोहब्बत करते हो। इस पर अगर मैंने इनकार कर दिया तो इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैंने तुमसे कहा है ना कि मैंने कभी तुम्हें उस नजर से नहीं देखा। इस बात पर वह खामोश हो गया था। मैंने उससे कहा, मुझे रोमा से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है? वह कहने लगा, ऐसी कोई बात नहीं है। उसकी तबीयत बहुत खराब है। वह जाग जाएगी तो तुम उससे मिल लेना। पता नहीं वह क्यों उखड़ा उखड़ा रहता था। मैंने यह बात अपनी मम्मी को बताई तो मम्मी ने इस बात को सुनकर बहुत मजे लिए थे और कहा कि पता नहीं सोनम के पेट में जो बच्चा है वह किसका है। मम्मी ने कहा कि हम क्या करेंगे,
उसका मैटर है और तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? यह मैटर हमारा नहीं है। मैंने कहा, मम्मी, यह मैटर हमारा नहीं है, लेकिन हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। मैं तो मम्मी की बात सुनकर खामोश हो गई थी और अपने कमरे में चली गई थी। उसी रात सामने वाले घर से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। यह समझना कोई मुश्किल काम नहीं था कि यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि सोनम की थी। सुबह हुई तो रोमा की सास बाहर खड़े हुए किसी को अपने घर के दरवाजे से भेज रही थी बाहर। मुझे शक्ल से वह तो कोई नर्स या फिर कोई डॉक्टर लग रही थी। जब वह चली गई तो रोमा की सास ने ऊपर देखकर गहरी सांस भरी और फिर वह घर के अंदर चली गई। फिर थोड़ी देर के बाद ही घर के अंदर ऐसी ऐसी चीजें आने लगी जो छोटे बच्चों की होती है, और उनका घर हमारे घर के बिल्कुल सामने था और उनकी खिड़की घर की बिल्कुल मेरे कमरे की खिड़की पर ही खुलती थी। मुझे उनके घर के सामने का दरवाजा साफ नजर आता था। अंदर क्या जा रहा है और क्या आ रहा है, मैं सब कुछ देख सकती थी। इसका मतलब कि सोनम ने बच्चा पैदा किया था, तभी तो घर में छोटे बच्चों का सामान जा रहा था। लेकिन इस बच्चे का पिता कौन था? अगर इन लोगों ने कहा कि हमें नहीं पता इस बच्चे का पिता कौन है, तो फिर इस बच्चे का खर्चा कौन उठा रहा था? मैं रोमा को यह सब कुछ बताना चाहती थी। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैं सीधा घर के अंदर गई और रोमा के कमरे की तरफ भागती चली गई थी। उसके ससुराल वालों ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की थी। मुझसे कहा था कि वह सो रही है, लेकिन मैं फिर भी चली गई थी। सामने का नजारा देखकर तो मैं हैरान रह गई थी। रोमा ने मुझे देखा तो वह खुशी से मुस्कुराई और उसने कहा कि देखो, भगवान ने मुझे बेटा दिया है। वह इस बच्चे को अपनी गोद में लिए बैठी थी और बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी। लेकिन सोनम कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। रोमा के पास नवीन रोमा के पास कौशल बैठा हुआ था। वह दोनों बच्चे को ऐसे देख रहे थे जैसे यह उनका ही बच्चा है, लेकिन यह बच्चा रोमा का नहीं था। मैं अच्छी तरह से जानती थी। मुझे किसी ने बुलाया नहीं और ना ही मुझसे कोई बात की। मैं वापस अपने घर को आ गई थी। रोमा बिल्कुल ठीक ठाक लग रही थी, लेकिन सुबह के 6 बजे हमें पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनाई दी। गाड़ी हम लोगों के घर के सामने आकर रुकी थी और कौशल और उसके माता-पिता को अपने साथ लेकर जाने की बातें कर रही थी। वह लोग नहीं जा रहे थे और कह रहे थे कि हम आपकी बात बड़े ऑफिसर से करवाते हैं। हम ऐसे-वैसे लोग नहीं हैं। हमें क्या पता कि वह लड़की कहाँ है। मैं और मेरी मम्मी यह सब कुछ देख रहे थे क्योंकि मामला बहुत ज़्यादा ही सीरियस था। इसके बाद रिपोर्ट सामने आई तो ऐसे-ऐसे राज खुले थे कि हम सब लोग हैरान रह गए थे। रोमा की ससुराल वाली सोनम को रोमा का ख्याल रखने के लिए नहीं, बल्कि कौशल के लिए लेकर आए थे और वह कौशल के बच्चे की माँ बनने वाली थी। उसने बेटे को जन्म दिया था और अब वह बेटा कौशल का था और उन्होंने इस बच्चे को रोमा की गोद में डाल दिया था। लोग यही समझ रहे थे कि यह उनकी बहू का बेटा है। रोमा भी नॉर्मल हो गई थी और इस बच्चे को अपने बच्चे की तरह पाल रही थी। कौशल और रोमा बहुत खुश थे। यह मामला बहुत ही अजीब था। जो उन्होंने किया वह बहुत गलत था। सोनम एक कम उम्र की कमजोर लड़की थी। अब पता चला कि इस पर कभी भी रोमा ने हाथ नहीं उठाया था, बल्कि उस पर जुल्म हो रहे थे और जुल्म करने वाली उसकी सास और ननद थी। सोनम किसी गरीब की बेटी थी और उसके माता-पिता से यह कहकर सोनम को लाया गया था कि हमें उसके घर का काम करवाना है। लेकिन उसके साथ यह सब कुछ करवाया गया था। यह सब कुछ बहुत हैरान कर देने वाला था। इसके बावजूद भी जो कुछ हुआ, वो ये हुआ कि सोनम की कम उम्र थी और वह बहुत कमज़ोर थी। यह लोग उससे घर के सारे काम भी करवाते थे और उस पर मारपीट भी करते थे, ताकि वह कौशल के साथ रिलेशन बनाने के लिए तैयार हो जाए और उससे प्रेग्नेंसी रह जाए। वह बेचारी बच्चे के जन्म के वक़्त इस दुनिया से चली गई थी और उसकी मौत के जिम्मेदार ये सब लोग थे। पुलिस ने कौशल और उसकी पूरी फैमिली को अरेस्ट कर लिया था। जब सारे टेस्ट हुए तो यह बात साबित हो गई थी कि उसके साथ यह सब कुछ करने वाला और कोई नहीं बल्कि कौशल ही था।
मैं तो हैरान रह गई थी कि वह पढ़ा-लिखा और अपनी पत्नी से इतना प्यार करने वाला इंसान था। वह इस हद तक कैसे गिर सकता था? कहते हैं ना कि इंसान का कभी पता नहीं चलता कि वह क्या से क्या कर बैठी। किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सोनम के माता-पिता गरीब थे और इन लोगों को कुछ सालों की सजा भी ना दिलवा सके। यह लोग तो जमानत पर 2 हफ्ते बाद ही रिहा हो गए थे। सबसे अजीब बात यह है, जब मैं रोमा से कहती हूँ कि यह सब कुछ गलत है, तो कहती है कि जो होना था तो हो गया और उसकी गोद में बच्चा भी आ गया है। उसको पाकर वह बहुत खुश है। वह कहती है कि मेरे लिए मेरे पति ने इतना बड़ा कदम उठाया है। वह जेल तक गया है, सिर्फ मेरी गोद में बच्चा लाने के लिए। मैं तो कभी माँ नहीं बन सकती थी, पर अब मैं एक माँ कहलाऊँगी। इसीलिए मुझे अपने पति से कोई शिकायत नहीं है। उसने जो किया मेरे लिए किया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि रोमा ऐसे कैसे सोच सकती थी। आखिर इस सब में उस बेचारी मासूम लड़की सोनम का क्या कसूर था, जिसको इन लोगों ने अपनी ख्वाहिश के लिए इस्तेमाल किया था। रोमा को यह लोग जानबूझकर नींद की दवाई दे रहे थे, ताकि कौशल उस लड़की के साथ रह सके। इसीलिए तो उसने मुझे वह वॉइस मैसेज भेजा था, लेकिन अब उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि वह कह रही थी कि मेरे पति ने जो कुछ किया, मेरे लिए किया। उस वक़्त शायद मैं कुछ ना समझ पाती, मगर अब मुझे समझ आ गई है कि मजबूरी इंसान को इतना ज़्यादा गिरा देती है कि वह सामने वाले के बारे में कुछ सोचता ही नहीं है। उसे सिर्फ़ अपनी ही फ़िक्र होती है। सोनम के साथ ठीक नहीं हुआ था। मुझे आज भी उस बेचारी की याद आती है। रोमा और कौशल तो अपनी ज़िंदगी में खुश है, लेकिन सोनम बेचारी इस दुनिया से चली गई है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन भी सबसे पहले आपको मिले।